everyone, welcome to EduGrown channel and my name is Neha. We are going to start displacing indigenous people के जो already दो parts आ चुके हैं उसी chapter के question and answers. Okay, so let's begin with the question one. I hope आपको वो जितना भी मैंने समझाया है समझ में आ गया होगा. So now अभी हम move करते हैं question answers की तरफ में. So थोड़े important questions हैं वही मैंने लिए हैं, ठीक है. Then question one is comment on any point of difference between the native people of South and North America. ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लोगों जो वहाँ पे के नेटिव लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, जो शुरू से रहते, उनके पॉइंट्स बताने हैं जो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं. ठीक है, ओइंग टू टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस, जो टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर लिया जाए तो साउथ अमेरिकन व हंटर गैदरर्स, एग्रीकल्चरिस्ट एंड हर्डर्स. वो क्या करते थे, साउथ अमेरिकन क्या करते थे कि वो लोग एग्रीकल्चर तो करते ही करते थे, साथ में हंटिंग करते थे, उससे जो उनको खाने पीने का इंतजाम हो जाता था. ठीक है, दे वर सिंपल पीपल कंटेंटेड विद देयर मीन्स. वो अपनी जितनी भी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें थी बस उतनी ही ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही काम करते थे. एक्स्ट्रा से उन्हें कोई मतलब नहीं था, कुछ भी उनके अंदर मतलब सेविंग की भी कुछ ऐसा नहीं था, तो वो लोग बहुत सिंपली रहते थे. इन नॉर्थ अमेरिका नेटिव पीपल यूज टू लिव इन बैंड्स इन विलेजेस अलोंग द रिवर वैली. अच्छा, जो नॉर्थ अमेरिकन थे, चूंकि एक तरफ पैसिफिक ओशन था, ठीक है, तो एक तरफ देखा जाए नॉर्थ अमेरिका दोनों साइड से ही घिरा हुआ था. ठीक है, तो जहाँ जो वहाँ की रिवर वैलीज थी या फिर जहाँ जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पे लोग ही पहले के टाइम पे कि लोग नदियों के किनारे ही रहते थे जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल रहता है, क्योंकि पानी इज द नेचुरल सोर्स एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो एनिमल हो या फिर चाहे इंसान हो, सबके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन लोगों को दिमाग में पहले से शुरू से ये चीज़ थी कि इफ़ यू आर लिविंग नियर द रिवर्स तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. तो वहाँ पे लोग कबीलों में जैसे रहते थे, कबीले के नाम से ही समझ में आता है कि एक साथ 3-4 लोग रह रहे होंगे, या 3-4 30-40 लोग भी हो सकते हैं वो. तो दे वर लिविंग इन द बैंड, बहुत सारे ग्रुप्स में रह रहे थे एक विलेजेस में. वो लोग ऐसे रहते थे. कौन रहता था, नॉर्थ अमेरिकन. ठीक है, दे एट फिश एंड मीट एंड कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स एंड मेज. ऊपर क्या हमने पढ़ा, साउथ अमेरिकन करते थे हंटिंग, ये लोग भी मीट खाते थे. ठीक है, ये लोग भी सब्जियां उगाते थे, और ये लोग का भी क्या होता था, फिश एंड इन लोगों का खाना पीना ऑलमोस्ट सेम ही रहता था जैसे साउथ में रहता था. द नेटिव्स ऑफ साउथ अमेरिका मेंटेन एम्पायर. अच्छा, उनके में क्या रहता था, किंग रहता था, एम्पायर रहता था उनका. नॉर्थ अमेरिका में कुछ ऐसा नहीं था, उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफ़ी रहते थे उन नेटिव्स के बीच में. टेरिटरीज को लेके नहीं होते थे, बट स्टिल उनके बीच में कोई ऐसा लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, उनमें कोई लीडर भी नहीं था, इसलिए थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट सा रहता था. बट साउथ अमेरिका दे मेंटेन एम्पायर काइंड ऑफ थिंग. ओके, तो दीज आर सम मेजर पॉइंट्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों के बीच में. Then question number 2, other than the use of English, what other features of English economic and social life do you notice in 19th century USA? तो इंग्लिश यूज होने के अलावा वहाँ पे क्या था कि वहाँ की सोशल लाइफ बतानी है. ये आपने क्या नोटिस किया था इन यूएसए, कब की बात है, 19th सेंचुरी में. ठीक है, और कौन कौन से ऐसे फीचर्स थे इंग्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के जो कि आपने नोटिस किया होगा. ठीक है, वो पॉइंट्स देना है. तो इन द 19th सेंचुरी द लैंडस्केप ऑफ अमेरिका चेंज इमेंसली. ठीक है, बहुत एक इमेंस, बहुत जल्दी, और ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छा एक चेंज आया था अमेरिका के लैंडस्केप्स में. द यूरोपियंस ट्रीटेड द लैंड इन अ डिफरेंट वे. जो यूरोपियंस ने था क्या किया था कि उस समय के लैंड्स को अपनी तरह से यूज़ किया था, कि आपको पता है ऑलरेडी कि वो लोग कैसे यूज़ करते थे, भाई फैक्ट्रीज डाल देते थे, प्लांटेशन करते थे, एग्रीकल्चर वो भी करते थे. तो इस तरह से पूरा लैंडस्केप जो वहाँ का था, जो एक नेचुरल हैबिटेट था, उसको उन्होंने बिल्कुल ही बदल दिया था यूरोपियंस ने जब वो आए वहाँ पे कॉलोनीज बसाने के लिए. सम ऑफ द माइग्रेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस वर ईगर टू हैव देयर ओन लैंड इन अमेरिका. अच्छा, जो माइग्रेंट्स आए, जो वहाँ पे सेटल हुए आकर के अमेरिका के अंदर, उन्होंने क्या प्रेफर किया कि वो अपना एक लैंड वहाँ अमेरिका में
एक तरह से खरीदना चाहते थे वहाँ के नेटिव्स से। और ये लोग कौन थे? ब्रिटेन और फ्रांस के, मतलब वही यूरोपियंस थे जो कि वहाँ उन लोगों को वो एक सेटल होने के पर्पज से आते हैं। उसके कई रीजंस थे, वो मैं आपको सब बता चुकी हूँ आपके चैप्टर्स में कि किस वजह से वो लोग अमेरिका सेटल होने के प्रोग्राम से आए थे। इन द प्रेरी ग्रासलैंड्स, ठीक है, प्रेरी ग्रासलैंड्स कहाँ के हैं? यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में। एंड पीपल वर पोलैंड वर वेरी हैप्पी टू वर्क। अच्छा, ग्रासलैंड्स में जो पोलैंड के लोग आए थे उनको काफ़ी सुकून मिला, बहुत अच्छे, उन बहुत खुशी हुई कि एक तो वहाँ की बहुत क्या कह सकते हैं, फर्टाइल एक तो ज़मीन मिल गई उन्हें, जिसकी वजह से वहाँ पे खेती बहुत अच्छे से हो जाती थी। तो वो ग्रासलैंड उनको काफ़ी पसंद आने लगे थे। दे वॉन्टेड टू बाय ह्यूज प्रॉपर्टीज एट लो कॉस्ट। अच्छा, लो कॉस्ट भी थी, एक रीज़न ये भी था क्योंकि वहाँ के लोगों को तो कुछ भी मार्केटिंग का आइडिया नहीं था। उनको ये भी नहीं पता था कि हम ये जैसे कि बहुत, ये कह लो कि उन लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं थी कि मैं मेरा हो जाए सब कुछ, या ओनरशिप क्वालिटी नहीं थी। तो वहाँ उन लोगों को लो कॉस्ट पे एक तरह से प्रॉपर्टीज अवेलेबल थी, क्योंकि प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी थी, एंड दैट टू वेरी मच प्रॉफिटेबल। तो वहाँ के लोग प्रॉपर्टीज लेना चाहते थे आने के बाद, सेटल होने के बाद। दे क्लियर्ड लैंड, डेवलप एग्रीकल्चर। जो वहाँ के पेड़ पौधे थे, जंगली, ये सब उन्होंने हटाए, एंड वहाँ पे एक खेती के लिए जो उपयोगी ज़मीन थी उसको डेवलप करना स्टार्ट किया। दे इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप्स विच कुड नॉट ग्रो इन यूरोप। जो यूरोप में क्रॉप्स नहीं उन लोगों ने कभी देखी थी, जो कभी उगाई नहीं थी, जो कभी उन्होंने देखी भी नहीं थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई। यहाँ पे उन्हें पता चले आकर के कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं जो वो जिसकी वो खेती कर सकते हैं। एंड दे वो कुड बी सोल्ड फॉर द प्रॉफिट। अब हर चीज़ में उनका एक ही राग है कि भाई प्रॉफिट लाना है कैसे भी करके, चाहे वो यूनिक क्रॉप से लाएं या फिर वो पहले से जो चली आ रही है उन क्रॉप से लाएं, उनको प्रॉफिट लाना था। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो कि कोई चीज़ लगातार एक जैसी ही चल रही है, ठीक, उसमें इतना क्रेज नहीं रहता है जितना लोग जब नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका क्रेज ज़्यादा होता है। पीपल गेट अट्रैक्टेड इजीली अगर वो कुछ नया उनको दिखता है उसके अंदर। तो यही एक चीज़ थी कि जो पुरानी सब्जियां, जो पुरानी खेती चली आ रही थी यूरोप में, तो उससे एक अलग उनको एक अलग तरह की यहाँ पे खेती दिखी या अलग तरह की क्रॉप्स दिखी, तो उससे उनको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट दिखने लगा था क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी लोगों को। टू प्रोटेक्ट देयर फार्म्स दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। अच्छा, अब क्या हुआ, जब फार्मिंग होने लगी, कृषि होने लगी, तो अब जो वाइल्ड एनिमल्स थे, एक तो उन्होंने इन लोगों की जगह पे कब्जा कर लिया, अब तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ जाएंगे? तो फिर धीरे धीरे इन्होंने उनको वाइल्ड एनिमल्स को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वाइल्ड, जब आप जानवरों की जगह पे घुसोगे तो जानवर तो आएगा ही आएगा। तो वहाँ की फार्मिंग, जितने भी खेत थे जहाँ जो उनकी क्रॉप्स थी, वो सब एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स डिस्ट्रॉय करने लग गए थे। तो अब इन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को ही जड़ से ख़त्म करने दिया था। उसमें से एक बाइसन था। बाइसन तो इनका दुश्मन ही था, उन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था, बाइसन की पूरी स्पीशीज़ ही गायब कर दी थी वहाँ से। इतनी ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे हंटिंग करी थी जो वाइल्ड एनिमल्स की थी। With the invention of barbed wire in 1873, they felt totally secured. अब 1873 में जो वायर्स होते हैं ना, जो बार्ब्ड वायर्स होते हैं, जो जिसे जो एनिमल से बचाने के लिए खेतों के आसपास लगाए जाते हैं, उसके इन्वेंशन से अब उनको थोड़ा सा सुकून मिला था, क्योंकि नाउ दे कैन कीप देयर फार्म्स सेफ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो उन्हें अभी थोड़ा सा रिलीफ हो गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फ्रंटियर मीन टू द अमेरिकन्स? अमेरिकन्स के टर्म्स में अगर देखो, अमेरिकन्स की सोच के अकॉर्डिंग फ्रंटियर का मीन्स क्या था? द कॉन्क्वेस्ट एंड परचेज ऑफ लैंड बाय द अमेरिकन्स रिजल्टेड इन द एक्सटेंशन ऑफ बाउंड्रीज। जो लैंड्स अमेरिका ने जीती थी, या जो लैंड्स अमेरिकन्स ने परचेज करी थी, उससे क्या होता है, उनकी बाउंड्रीज ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी थी, काफ़ी एक्सटेंड कर चुकी थी, बहुत एक्सपैंड कर चुकी थी। द नेटिव ऑफ अमेरिका वो कंपेल्ड टू मूव अकॉर्डिंगली। अब उनकी जगह पे तो ये सब आ गए। अब जो नेटिव अमेरिकन्स थे, जो वहाँ के नेटिव लोग थे,
जो बेसिक वहाँ पे रह रहे थे बेसिकली, तो वो लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही अलग अलग जगहों पे मूव करना पड़ा था. द बाउंड्री वर नेटिव रीच्ड एज रीच वॉज नोन एज फ्रंटियर. जो नेटिव्स की बाउंड्री थी, अब जो वो जब जिस जिस बाउंड्रीज पे आ गए थे वहाँ के जो खुद के नेटिव जो भगाए गए थे, तो वो आ गए थे बाहर की साइड में. तो नाउ दे दैट एरिया वाज कॉल्ड बाय द फ्रंटियर्स. तो ये फ्रंटियर उन नेटिव अमेरिकन के लिए यूज होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेटिव पीपल लेफ्ट आउट ऑफ द हिस्ट्री बुक्स. अच्छा, अब जो ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, ठीक है, वो हिस्ट्री की बुक में अभी उनका कुछ भी अता पता नहीं है. तो जो ऑस्ट्रेलियन नेटिव पीपल की हिस्ट्री है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है. तो इसके बारे में इसका आंसर ये रहेगा, यूरोपियन सेटलर्स एंड नेटिव पीपल interacted on the issue of land after the emergence of North America. They were displaced by the Europeans. ये हम सबको पता है, ठीक. जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, तो जो यूरोपियन सेटलर्स आए तो उन्होंने नेटिव पीपल को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, और वो कहीं से कहीं उनका डिस्प्लेसमेंट हो चुका था. अर्ली सेटलर्स वर कन्विक्ट्स डिपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड. जो अर्ली सेटलर्स थे, जो पहले आए हुए थे, वो तो इंग्लैंड वापस चले गए थे, ठीक है. हेंस दे वर अननोन टू द एरिया. और वो लोग क्या था, इसीलिए उन लोगों के लिए वो एरिया बिल्कुल भी अननोन था, उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं हो पाया था. दे हैड नॉट इवन देयर ओन ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री. अभी उनका तो अपने कोई ट्रेडिशन नहीं था, कोई कल्चर नहीं था, इसलिए उनकी कोई हिस्ट्री भी नोन नहीं है. नथिंग हैज़ बीन रिटन इन अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक अबाउट द नेटिव पीपल. अच्छा, जो हिस्ट्री कौन लिखेगा, जो उस समय जिसको अपने बारे में बताना होगा, या जो थोड़ा अवेयर होगा, जिसको अपनी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता होगा, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हिस्ट्री लिखेगा ना. तो वहाँ क्या हुआ, जैसे कि यूरोप के लोगों ने, जो ये तो बाद में अमेरिकन की हिस्ट्री सामने आई कि उनके नेटिव्स के साथ कैसा बिहेव किया था ये यूरोपियंस ने वहाँ पे कॉलोनीज बसा के. ऐसे सेम उन लोगों की हिस्ट्री पहले सामने ही नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे जब साइंटिस्ट गए या और सब चीज़ें खोजी गई, तब ये पता चला कि नहीं भाई, यूरोपियंस ने बुरा किया था अमेरिकन नेटिव्स के साथ में. तो ये सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुई थी. ऑस्ट्रेलियन नेटिव पीपल वर लेफ्ट आउट ऑफ हिस्ट्री. अब अभी उनके जो नेटिव पीपल थे, उनकी तो कोई हिस्ट्री ही नहीं पता थी, क्योंकि दैट वाज वेरी मच हिडन. वहाँ वो इतना जल्दी सब कुछ हुआ कि उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नोन ही नहीं था, इसलिए वो बुक्स में से ही नहीं है. उनको खुद को नहीं पता होगा हिस्ट्री के बारे में. इट कुड बी मेड पॉसिबल फ्रॉम द डिकेड्स ऑफ 1960 दैट नेटिव पीपल स्टार्टेड कीपिंग देयर रिकॉर्ड्स. वही है, जब रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो पहले का कुछ भी पता नहीं चलेगा. अभी हड़प्पा मोहनजोदारो की बात अगर आप करो, अगर वहाँ के रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो पता चला, तो ये सब चीज़ें तो रिकॉर्ड से निकलती हैं, या उस समय जो चीज़ें हुई होती हैं उसके बारे में खोज से पता चलती हैं. तो ये सब कब स्टार्ट हुआ था, 1960s में. उस समय तब थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड्स दिखने लगे, तो थोड़े थोड़े प्रूफ्स मिलने लगे. उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन नेटिव पीपल की थोड़ी हिस्ट्री पता चलनी शुरू हुई थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ satisfactory is a museum gallery display in explaining the culture of a people? Give examples from your own experience of a museum. अभी उसके लिए आपको थोड़ा म्यूजियम जाना पड़ेगा. आई होप यू लाइक म्यूजियम, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली म्यूजियम जाना चाहिए. वो कोई भी हो, आप अगर म्यूजियम जाओगे तो आपको कहीं का तो कुछ कुछ तो कल्चर पता चलेगा ना. तो यू हैव टू विजिट. अगर आपको आसपास भी कहीं मिल जाता है, या अगर आप ट्रिप पे भी जाते हो, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री. अब काम चलाओ कोई हिस्ट्री पढ़ रहा होगा तो कोई क्यों नहीं जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए जाना है तो these galleries are very important. We must at least go and visit them. तो how satisfactory is a museum gallery display explain the culture. कितना कितने सेटिस्फाई आप होते हो. इट्स
ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट कि आप किस तरह से चीज़ों को समझते हो वहाँ जा करके। आई पर्सनली लाइक म्यूजियम्स अट ऑल, क्योंकि अलॉट, बिकॉज मैं जाती रहती हूँ म्यूजियम्स में एंड आई लाइक हिस्ट्री, तो इसी वजह से शायद ये डेवलप हो गया मुझे। खैर, a museum gallery displays the culture of a people in the following ways. In museum we seek information regarding dialects and languages. ठीक, ये तो information होती ही है। Remains of pots, apparels, ornaments and other things are displayed. वहाँ पे जब आप जाओगे तो हर तरह की चीज़ होती हैं। चाहे वहाँ का कल्चर पता करना हो तो आप वहाँ के किंग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे वहाँ पे रहा जाता था, कैसा उनका गेटअप रहता था, वहाँ पे कैसे बर्तन यूज़ होते थे, क्या लैंग्वेजेस बोली जाती थी। दीज आर द थिंग्स की जो डिस्प्ले होती हैं एंड उस पर जो भी सब लिखा रहता है, तो आपको वो पढ़ के भी मज़ा आएगा एंड वो देख के अच्छा लगता है अगर आप कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं तो। Books, research papers, survey reports, and works of historians and archaeologists are kept in the gallery of museum. अब वहाँ पे क्या होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, बुक्स होते हैं, सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, ये सभी प्रूव होते हैं कि पहले कैसा कल्चर हुआ करता था एंड कैसा, तो आप उससे ये होता है कि आप अभी की लाइफ को पहले की लाइफ से कनेक्ट करके भी देख सकते हो। तो आपको हिस्ट्री समझने में भी बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि अभी हम कैसे रह रहे हैं करेंटली एंड पहले लोग कैसे रहते थे, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग कि आपको कैसा लगता है वो सब चीज़ें देख करके। ऑलराइट, तो आइकन्स ऑफ द एंशियंट पीरियड, द थियोलॉजी इन इट्स बेसिक फॉर्म्स एंड कॉइन्स आर ऑल्सो फाउंड। अच्छा, उस समय कैसा करेंसीज कैसी चलती थी एंशियंट पीरियड में, ठीक, एंड आई नो। अब एंशियंट पीरियड की क्या बात करूँ, अभी आपको मुझे लगता है कि वो 5 के जो सिक्के आते थे, आपको पता नहीं, ये पता भी है कि नहीं, ये टाइम पे यहाँ पे 5 के सिक्के चलते थे, 10 के सिक्के, वैसे पैसे के फॉर्म में मैं, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, शायद इंडिया के ही कई करेंसीज का पता नहीं होगा जो पहले चलती थी एंड वो पैसा जो होता था, वो मुझे लगता है कि मेरे भी बहुत मैंने भी वो शायद 5 पैसे 10 पैसे चलते हुए नहीं देखे, बट स्टिल ये सब चीज़ें होती हैं जो अभी आई थिंक कई म्यूजियम्स में होंगे, ये सब इंडिया में भी होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंशियंट पीरियड एंड अभी मॉडर्न पीरियड में क्या क्या डिफरेंसेस चल रहे हैं, और ये सब म्यूजियम ही है एक सोर्स जो कि आपको अलग अलग सिंबल के फॉर्म में जो ह्यूमन कल्चर के बारे में थोड़ा सा प्रेजेंट करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो you should visit it. These things display cultures of the respective periods. अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम के जो लोग होते हैं उनके बारे में पता करना एंड उनके कल्चर के बारे में, उनके जो जो रहन सहन होता था उसके बारे में, ये सब आपको म्यूजियम से ही पता चलता है। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अभी नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव्स थे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताना है। ठीक है, मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आया है कि वो लोग कैसे रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, ठीक है, रिवर वैलीज के पास में रहते थे। दे ऑल्सो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। अभी आपने साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल में जो डिफ्रेंशिएट पढ़ा था उसी में से ये नॉर्थ अमेरिका के कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ एंड दैट टू वो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देख लोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दे ऑल्सो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, ग्रू क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। वो लोग सब्जियां उगाते थे, ठीक, अनाज उगाते थे, खेती करते थे। देयर वर सेवरल क्रॉप्स जिसमें अपना जीवन निर्वाह करते थे। दे एट फिश एंड मीट, खाने में मीट भी खाते थे, मछली खाते थे, और टू गेट क्वालिटी मीट दे ऑल्सो वेंट ऑन लॉन्ग जर्नीज इन इट्स सर्च। कभी कभी वो काफ़ी दूर तक निकल जाते थे एक अच्छे मीट की तलाश में, मतलब वाइल्ड एनिमल्स लेके आते थे एंड दे यूजुअली उसी को खाना प्रेफर करते थे। तो इस तरह से कबीलों में चलते हुए वो इस तरह से हंटिंग भी करते रहते थे। What do you understand by imperialism? Name a few countries
who encouraged imperialism. imperialism भी क्या होता है? imperialism इज हिंदी में टर्म होता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है मतलब अपनी कंट्री में रहते हुए अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री को भी एक्वायर कर देना, वहाँ की में भी कॉलोनीज बसाना, देन उसको अपने यहाँ से उस कंट्री की कॉलोनी को चलाना, यहाँ से बैठ करके दूसरे को रूल करना। तो ये एक इम्पीरियलिज्म होता है कि अब आप इम्पीरियलिज्म का भी मॉडर्न टर्म में अगर देखो तो जीता जागता उदाहरण है आपका चाइना। चाइना ने तो आपको आई नो पता तो होगा ही कुछ कुछ कि नागालैंड साइड में जो जो चाइनीज टेरिटरी हैं, जो इंडियन टेरिटरीज को चाइनीज में मिला रखा है। एंड उन लोगों का काम भी यही होता है कि अपने बाउंड्रीज बढ़ाते रहते हैं ये लोग। तो बढ़ाते क्या रहते हैं उसमें, उससे ये क्या करते हैं कि एक तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं उस एरिया को। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर चाइना आकर के नागालैंड या अपने कुछ और एरियाज पे कब्जा कर लेगा तो उसको भी चाइना की तरह डेवलप करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो लोग क्या करेंगे कि वो यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या यहाँ के जो लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक, उन पे हुक्म चलाएंगे, उनको अपने राज्य में मिला करके उसका एक तरह से एक शोषण ही करते हैं, चाहे वो लोगों का हो या फिर जो सोर्सेज होते हैं जो वहाँ पे, चाहे वो खेती के नाम पे हो चाहे ज़मीन हो। तो ये एक इम्पीरियलिज्म का एक एग्जाम्पल है। नेम अ फ्यू कंट्रीज हु एनकरेज इम्पीरियलिज्म। इसमें आपको क्या बताना है? कुछ कंट्रीज। पहले तो आंसर पढ़ लेते हैं। व्हेन अ कंट्री एस्टैब्लिशेस इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल, जैसा कि मैंने बताया कि अपना खुद का कब्जा करना, वो इकोनॉमिकली तो हो ही जाएगा जब वहाँ के रिसोर्सेज को लेते रहेंगे तो। एंड पॉलिटिकल, जो अपना पूरा वर्चस्व वहाँ पे कंट्रोल करने का हो जाता है तो एक अदर कंट्री के ऊपर, तो इसको इम्पीरियलिज्म कहते हैं। द इम्पीरियल कंट्री ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज। जो इम्पीरियल कंट्री है जिसका वर्चस्व है वो पूरी तरह से अपना स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती है अपनी बनाई हुई कॉलोनीज के ऊपर जो उन्होंने दूसरी कंट्रीज में बनाई हुई है। The countries which encourage the policy of imperialism were the following। अभी यहाँ पे जो कंट्रीज के नाम पूछे गए हैं, ठीक है, जिन्होंने इम्पीरियलिज्म को बढ़ाया, सबसे बड़ा तो ये खतरनाक ग्रेट ब्रिटेन ही है। इसने तो इंडिया में कितने ही साल खराब करे, देन मतलब हमारे खराब करे, अपने तो बढ़ा के चला गया। देन स्पेन आया एंड इसका बाद है फ्रांस, इसके बाद है हॉलैंड एंड पोर्चुगल। ये सब जो लोग थे, पोर्चुगीज ने भी काफ़ी यहाँ पे रूल किया था, अच्छा खासा किया था, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इम्पीरियलिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया था उस समय पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the Europeans start to come and settle down in America during 19th century? Write any 3 reasons behind it। यूरोपियंस ने क्या सोच के, उनका क्या मोटिव था कि वो अमेरिका में आकर के बस जाएं? ये आपको इसके तीन रीजंस देने हैं। The Europeans started to come and settle down in America during 19th century. The possible reasons behind it were the following. In France and Britain, the younger son had no right to inherit their father's property. क्या होता था फ्रांस और ब्रिटेन में, जो छोटा लड़का होता था, मान लीजिए कि 2 लड़के हैं या 3 लड़के हैं, तो उसमें जो छोटे वाले को, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि उन्हें कुछ भी फादर की प्रॉपर्टी में नहीं मिलता था। बड़ा वाला तो ले जाता था, बट छोटे वाले को देयर वाज नथिंग। Therefore, they were eager to buy their own property and took keen interest to settle down in America. उस समय क्या हो रहा था, अमेरिका में कॉलोनियलिज्म चल रहा था एंड वहाँ पे टेरिटरीज बढ़ रही थी, वहाँ से बहुत सारा ट्रेड हो रहा था, वहाँ से प्रॉफिट मिल रहा था, तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट हुआ वो चीज़। तो जब अपने यहाँ से लात पड़ी तो उन्होंने क्या किया कि ये सब जब वहाँ का प्रॉफिट देखा तो बहुत ईगर थे वो लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करने, क्योंकि वहाँ पे सस्ती भी मिल रही थी एंड फुल ऑफ प्रॉफिट था वहाँ पे। तो ये एक रीज़न है
कि छोटे वाले को निकाला दे दिया प्रॉपर्टी से, तो वहाँ चले गए, वहाँ उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी। द फार्मर्स ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्वीडन हैड लॉस्ट देयर लैंड टू बिग लैंडलॉर्ड्स। अच्छा, जर्मनी, स्वीडन और इटली में क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े जो वेल्दी लोग थे, उन्होंने इन लोगों की, जो फार्मर्स थे, उनकी लैंड को खरीद लिया था एक तरह से, और वो एक तरह से बंधुआ मजदूर की जिंदगी काट रहे थे। नाउ दे वांटेड टू ओन सम लैंड। अब उनको भी लैंड चाहिए थी, एंड माइग्रेटेड टू यूएसए। तो ये इनके पास एक भी रीज़न था कि जब अपनी लैंड नहीं थी तो इन्होंने यहाँ के फार्मर्स जो थे, कहाँ पे, यूएसए में, उन्होंने एक ट्राई मारा वहाँ जा करके लैंड खरीदने के लिए। The people of Poland also started migrating to America because their land was available at comparatively less rates. Less rate is the biggest reason, क्योंकि हर तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। कहाँ से शुरू होता, यूरोप से ही शुरू हुआ था, तो वहाँ पे धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ रही थी। बट अमेरिका में उस समय जब स्टार्टिंग थी, तो वहाँ पे लो रेट्स पे ही लैंड अवेलेबल था, तो पोलैंड के लोगों को भी ये लगा कि वहाँ पे खरीदना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। द पॉलिश पीपल वर क्वाइट हैप्पी टू वर्क इन प्रेरी ग्रासलैंड में। उनको काफ़ी easy पड़ रहा था काम करना। They were quite happy with that because it reminded them about the steppes to their hometown. स्टेपीज कहाँ के हैं, यूरोप के हैं, पोलैंड के हैं, तो वहाँ के लोगों को बहुत अटैचमेंट कह लो या फिर बहुत कनेक्टेड फील करते थे प्रेरी ग्रासलैंड से। तो इट्स मे बी इट्स अबाउट इमोशंस, तो उन्हें वहाँ पे अच्छा लगता था। इट एनकरेज देम टू बाय मोर लैंड हियर। अब जो स्टेपीज वाली फीलिंग उनको प्रेरी में आ रही है, वो बहुत ईजी टू अवेलेबल है, लेस रेट पे है, प्रॉफिटेबल है, तो वहाँ के लोगों ने वहाँ पे लैंड्स खरीदने स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज़ फॉर नाउ। अभी 8 आपके क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट, एंड अभी आप पढ़ते जाओ इसके बाद हम आएंगे पार्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, आपका लास्ट चैप्टर ऑफ टर्म 2। सो अभी के लिए अभी इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलती हूँ मैं। एंड तब तक कीप स्टडिंग, एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है एडुग्लोन से, तो आप प्लीज़ एडुग्लोन को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। इफ ऑब्वियसली अगर आपको लाइक करना लगता है तो करिए, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।